मेरा आजीवन कारावास, गतांग से आगे। महाराज, आपको ये ज्ञात नहीं होगा, जब तिलक और आगरकर को दंड हुआ था तब उन्हें इसी कोठरी में रखा गया था। वे जब आपस में बहस करते तब जोर जोर से बोलने लगते। तब कभी कभी उन्हें चेतावनी देनी पड़ती कि धीरे बोलो, पर वे आपकी बात सुनते थे या उल्टे आप पर ही तनिक झुंझलाते, पर फिर धीमी आवाज में बतियाने लगते अथवा चुप हो जाते। और वे वाई के पत्रकार, हाँ, वही जो आप कह रहे हैं, वृद्ध लेले, जो कुबड़े थे, वे भी यहीं पर साधारण बंदी थे। उनकी बुद्धि बड़ी कल्पनाशील थी। इधर खटमलों की भरमार हो गई थी। लेले बहुत झुंझलाते। वस्त्र मिलते उन्होंने उनमें से एक महीन परंतु सघन चादर निकाली और वे उसकी जैसे तकिए की बनाते हैं आच्छादन की खोल सीने लगे। हमने यूं ही पूछा, शास्त्री जी, ये क्या सिलाई कर रहे हैं? साहब बिगड़ेगा। उन्होंने कहा, ठहरो जरा और देखते जाओ। मैंने इन खटमलों के लिए एक रामबाण औषधि ढूंढ निकाली है, आपको भी देता हूं। चंद घंटों में खोल तैयार हो गई और देखते देखते वह बामन उसमें घुस गया। जैसे तान कर सोए तो तब उठे जब हमने ही सवेरे दरवाजा खटखटाकर उन्हें जगाया। तब से मजाल है कि एक खटमल ने कभी उन्हें सताया हो। दिन में उस थैली को उल्टी करके वे उसे धूप में रखते और रात में उसमें घुसकर खर्राटे भरते। तिलक, आगरकर के साथ वे यहाँ थे। उसके बाद भी कभी इधर रहे क्या? कोठरी में थे। एक दिन खटमलों ने उनका लहू चूस चूस कर रात भर उनकी नींद हराम कर दी। मैंने सवेरे द्वार खोला, देखा तो तिलक खटमलों का शिकार करने में व्यस्त हैं। मैंने पूछा, क्यों महाराज, ठीक तो है ना आप? वे शांति के साथ मुस्कुराते हुए बोले, ठीक तो हूं जमादार, केवल कल रात भर आंख नहीं लगी। तनिक भीतर तो आइए, देखिए आपके ये पालतू कीड़े। मैंने देखा तो खटमलों की पंक्तियां भीत पर जा रही थीं। परंतु तात्या साहब, ये जो राजनीतिक कार्य आपने हाथ में लिया है वह सफल होगा क्या? हवलदार आदि लोग चले गए। पुनः मैं और मेरा दंड दोनों आमने सामने एक दूसरे से परिचित होने के लिए खड़े रहे। यह परिचय पूरा होता गया। अब कोई संदेह शेष नहीं रहा। आशा नहीं थी, तथापि ये संभावना थी, कदाचित हेग के निर्णय से मुक्ति संभव हो। पर अब वह समाप्त हो गई। अब ये निश्चित है कि संपूर्ण जीवन इसी तरह की किसी कोठरी में सड़ना होगा। तो फिर इसका भी सामना करना होगा, और क्या? वही होगा जो प्रतिकूल है। मेरे इस कष्टमय हेतुपूर्वक स्वयं पर गिराए गए संकट रूपी पर्वत के नीचे पिसते जीवन में यदि कोई एक नियम अतिशय कटु परंतु हित साधक सिद्ध हुआ है तो वह यह है कि सदैव वही होगा जो प्रतिकूल हो। उसका डटकर सामना करने के लिए मानसिक तैयारी करना। जिन जिन व्यक्तियों का जन्म अत्यंत विपरीत देश, काल और परिस्थिति में हुआ हो, फिर भी जो उससे भयंकर संघर्ष कर, उसे पराजित कर, उसकी छाती पर खड़े होकर किसी नवयुग का, किसी महान ध्येय का सुप्रभात देखना चाहते हों, उन्हें प्रतिकूल ही बहुधा घटित होगा। ये ग्रहित कर उसका सामना करना चाहिए। उन्हें नियम से हलाहल पीना ही चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय करके कि प्रतिकूल ही होगा और मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसका सामना करूंगा। यदि कदाचित अनुकूल कोई बात हुई तो उसमें इतनी हानि नहीं होगी, प्रत्युत अनुकूलता का वह आनंद द्विगुणित होता है। हाँ, यदि मन में यही आस, यही लालसा रही कि जो अनुकूल है वही होना चाहिए और कुछ प्रतिकूल हो जाए,
इस असहाय पीढ़ी में जन्म लेने वालों के जीवन में यही अधिक संभव है। तो फिर अचानक टूटे निराशाओं के इस पहाड़ के नीचे हमारी जिस पीढ़ी को प्रयासों के मृत सरोवर के विषाक्त प्रदेश से मार्ग का अतिक्रमण करना हो, उसे प्रतिकूलता रूपी लोहे के चने चबाकर उन्हें हजम करने का अभ्यास करना ही होगा। दारुण आघात। परंतु जो प्रतिकूल है वही घटित होगा, ये मानकर चलने की थोड़ी आदत और शक्ति वाले मेरे मन पर एकाएक इतना भयंकर आघात हुआ कि मूर्छा आ जाए। मैं जब लंदन में पकड़ा गया था तभी मैंने समझ लिया था कि अंडमान में 25 साल गुजारने पड़ेंगे। मार्सेलियस में मैं फिर से तब पकड़ा गया जब सारा शिक्षित जगत कह रहा था कि मुझे फ्रांस को लौटा दिया जाएगा। ऐसा वे निश्चितता के साथ कह रहे थे। फिर भी मैंने मान लिया था कि अधिकतर फांसी चढ़ना होगा। परंतु अंत में दोनों ही निराशाओं को झुठलाकर एक तीसरी निराशा अचानक आ धमकी, जो एक प्रकार से इन दोनों से भी महाभयंकर थी। 50 वर्ष का दंड। इस तरह की उदास एकांत कोठरी में अकेले जीवन गुजारना, अकेले एक एक घंटा गिनते हुए जीवन बिताना, ठीक है यही होगा। हेग का निर्णय होने से पहले ही 25 वर्ष कैसे निकालूंगा, इसका एक मनोमय चित्र बनाया था। उसमें जो माप निश्चित किया था अब वही दुगना करना है। इन 25 वर्षों में इस असहाय, निस्साधन तथा निरुत्साही विजन बंदीवास में भला ऐसा कौन सा कर्म किया जा सकता है जिसके अर्पण द्वारा मातृभूमि का ऋण अल्प स्वल्प मात्रा में ही क्यों न हो, हल्का हो और मानव जाति की कुछ विशेष सेवा हो सके। राले से लेकर को जिसने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा, लेखन सामग्री मिलती थी। मुझे पेंसिल का आधा इंच टुकड़ा पास रखना भी मना था। फिर स्टेड सरीखे बंदी की तरह उन विषयों पर लेख लिखने का नाम ही नहीं लेना चाहिए जिन्हें अखबारों में निरुपद्रवी समझा जाता था। उस कोठरी में जिसमें मुझे रखा गया था, पंछी तक पर नहीं मार सकता था। फिर प्रचार की बात ही क्या करना। कागज का टुकड़ा रखना भी जहां अपराध समझा जाता हो, वहां लेखन, कलम घिसना सर्वथा संभव ही था। स्वयं ही पठन द्वारा ज्ञान प्राप्ति और भूली बिसरी एकाध पुस्तक कभी कभार हाथ लग जाए तो मात्र पढ़कर संचित किया हुआ ज्ञान उस फलहीन वृक्ष अथवा जलाशय में जल संग्रह की तरह ही व्यर्थ होगा, जिसके जल से हजारों तो क्या एक आध प्यासे की तृष्णा का भी शमन नहीं होता, अथवा न ही अन्नोत्पादन से क्षुधा का शमन होता है। जिन्होंने महान तथा उपयुक्त कार्य किए हैं, मेरे समान कारावास तो उनमें से किसी एक को भी नहीं भुगतना पड़ा। ऐसे इस कठोर साधनहीन बंदीवास में भला मैं कौन सा कार्य कर सकता हूँ, ये विकट समस्या थी। महाकाव्य। धुर बचपन से एक ही इच्छा थी कि मराठी में एक महाकाव्य लिखा जाए। क्या, किस तरह है, इतना ही नहीं, अपितु मुझे इस बात का भी निश्चित ज्ञान नहीं था कि महाकाव्य होता क्या है, पर लिखूंगा ये निश्चय था। उस छुटपन से आज तक ये इच्छा सालती रही थी। कर्म क्षेत्र के घमासान में यद्यपि यह मनीषा मन से ओझल हो चुकी थी, तथापि कारागृह की एकांत कोठरी में इस शांत धूलि पर लेटते ही ये इच्छा पुनः दृष्टिगोचर होने लगी। इस कोठरी में कठोर परिश्रम करते हुए भी कम से कम रात्रि में अकेले पड़े रहने पर बत्ती न दी या कागज पेंसिल का टुकड़ा पास न रखने दिया तो भी एकाध काव्य की रचना संभव है। मन ही मन कविता रच कंठस्थ कर अपने स्मृति पत्र पर ही उसे लिखता गया,
तो इस पर तो कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। वर्तमान की इस अत्यंत निर्दय साधनहीनता में भी ये कार्य करना तो संभव है ही। और यदि इस तरह मैं एक आध काव्य रच सका तो इस बंदीवास से कभी मुक्त होने पर, और यदि मुक्ति नहीं भी मिली तो भी अपनी मातृभूमि के चरणों में यह एक नवोपहार अर्पण किया जा सकता है। इतना कार्य भी कम नहीं है। फिर तब तक यह एक कार्य तो कार्यान्वित करूं जब तक उससे महत्वपूर्ण कोई अन्य कार्य संभवनीयता की कक्षा में नहीं आ रहा। बस तय हो गया 25 वर्षों में एक महाकाव्य की रचना करना। ये देखकर कि यदि हेग का निर्णय विपरीत हो गया तो बंदीशाला में हाथों से कठोर परिश्रम करते करते ही अन्य किसी भी साधन के अभाव में यह एक कार्य तो संभव है। यह देखकर मन की कार्य पिपासा शांत हो गई, छटपटाहट थम गई। हेग का निर्णय विपरीत सिद्ध हो गया। 25 वर्षों के बजाय अकल्पित भयंकर दंड हुआ 50 वर्ष। तथापि वही कार्य निश्चित किया। इतना ही नहीं, ये देखकर कि अंगीकृत महान ध्येय की सिद्धि के लिए ऐसी निस्सहाय एवं निराश अवस्था में भी इतना कुछ तो किया ही जा सकता है, और अभी तो कुछ ऐसा करना संभव है जिससे ये जीवन कृतार्थ हो सकता है। मन की उदासी कुछ कम हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि निष्क्रिय विफलता के भय का बोझ कम हो गया। आतुर मन ने ये गणना भी कर ली कि प्रतिदिन कम से कम 10 से 20 कविताओं की रचना और पुराने हर संस्करण के साथ कंठस्थ करने का क्रम रखा जाए तो 1 या आधा लाख महाकाव्य की रचना करना संभव है। तो फिर शुभस्य शीघ्रम, आज ही हो जाए श्री गणेश। प्रथम श्री गुरु गोविंद सिंह का चरित्र गान। क्योंकि गोविंद सिंह हुतात्माओं के मुकुटमणि थे, महान यश से मंडित महापुरुष राजप्रासादों के सुवर्ण कलशों जैसे तेजस्वी दिखते ही हैं, परंतु उनका आज का चरित्र बखानने में, उनके यशोगान करने से मुझे उतनी शांति नहीं मिल सकती। उल्टे मेरे सिर पड़ी असफलता की तीव्रता अधिक कष्टप्रद हो सकती है। आज मेरा ध्येय यशोमयी राजप्रासाद के पैरों तले गहराई में दबी अपयश की उस नींव का चिंतन करना है। इसीलिए आज मुझे गुरु गोविंद सिंह की असफलता की गाथा गानी है। चमकौर दुर्ग से पलायन करते समय जिनका संपूर्ण पराभव हो गया है, जिनके माता पिता पत्नी पुत्र वधुएं पूरे परिवार का सर्वनाश हो गया है, जिनके शिष्यों ने उनके प्रति शपथ पूर्वक उठाई निष्ठा उन्हीं के सिर फोड़ा, फिर भी इस नरकेसरी ने दुख का हलाहल किसी अपयश का रुद्र सरीखा अवतार धारण कर पचा लिया। गोविंद सिंह जी का यही अपयश आज मेरे भयंकर दुख तथा पराजय का मेरु दंडवत आधार बनेगा। यही मेरी पीढ़ी के अपयश, दुख और पराजय की गहरी नींव पर भावी पीढ़ियों के यश प्रासाद खड़ा करेगा। भावनाओं के मीनार पर आरूढ़ होकर मेरा मन सुदूर दृश्य देखने में तल्लीन हो रहा था, और मेरे हाथ नारियल की मोटी मोटी जटाएं तोड़ने कूटने में, उन्हें सुलझाने में व्यस्त थे। प्रतिदिन के लिए निश्चित 10-15 आर्या बन चुकी थीं। जटाएं सुलझाना भी समाप्त हो चुका था। हाथ छिल गए थे, छाले पड़ गए थे जिनसे लहू रिसने लगा था। इस बात का मुझे स्मरण नहीं कि हेग के निर्णय के पश्चात डोंगरी के बंदी गृह में मैं कितने दिन पड़ा रहा। प्रातः काल उठना, व्यायाम के लिए टहलते हुए मुखोद्गत योग सूत्रों का पाठ करना, उनमें से अनुक्रम से प्रत्येक पर विचार करना, फिर कठोर परिश्रम के तौर पर जो कठोर काम मिले वो करना,
उसे करते करते ही मन में 10-12 नई कविताओं की रचना और पुरानी कंठस्थ कविताओं की आवृत्ति के पश्चात भोजन करना। भोजन से निपटकर जेल बंद होने के बाद सर्वत्र शांति छा जाने पर ध्यान धारणा का अभ्यास करना। उसके पश्चात रात 9 बजे तक सो जाना। नींद बहुत गाढ़ी आ जाती। एकांत कोठरी में इस तरह का कार्य चलता। कभी कभी प्रवृत्ति चिये राजबंदी पुढाम बोध चिये प्रतिपदीम विवेक दृश्यांची मांधी सारित। इस प्रकार विवेक दृश्यों के झुंड दूर करने का प्रयास करते हुए भी चिंता तथा उद्वेग अचानक धर दबोचते, जिससे दम घुटने लगता। ऐसा लगता अपने पीछे अपने कार्य का क्या होगा यदि फिर ये कष्ट भी। परंतु मन का संतुलन फिर से संभालना